ऑल रिकॉर्ड में से एक रो को फेच किया और उस रो को, टेबल देखें स्टार्ट है ना यहाँ पे, टेबल की एक नई रो बनाई, उसमें एक नया कॉलम, ठीक है, और उसके साथ देखें डॉट ऑपरेटर फॉर कंकैटिनेशन, उस ये जो रो है उसका नेम, पहला इंडेक्स का डाटा यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, ठीक। फिर कॉलम क्लोज कर दिया, ये टीडी यहाँ पे क्लोज हो गया। नया कॉलम, इसके अंदर नया जो रोल नंबर का, मतलब नया जो सेल था, कॉलम था, वो था रोल नंबर, उसका डाटा। फिर यहाँ पे टीडी क्लोज, ये वाला नया टीडी स्टार्ट, उसके अंदर क्लास का डाटा, टीडी क्लोज, नया टीडी स्टार्ट, उसके अंदर ईमेल। इस तरह से ये 4 कॉलम्स जो है ना, जो ऊपर हमने बनाए थे हेडर, उन 4 कॉलम्स का डाटा रख के टीआर हमने क्या कर दिया, क्लोज। अगर ये लूप दोबारा चलेगा तो क्या होगा, एक नई टीआर और उसका डाटा सारा, फिर चलेगा तो नई टीआर, उसका डाटा फिर चलेगा। तो अनटिल के ये, और जितने आपने रिकॉर्ड जहाँ से पिक किए हैं, डिपेंड करता है कि आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या लगाई है, उतने रिकॉर्ड्स क्या होंगे आपके डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट पे आके हमने क्या कर दिया, टेबल का टैग क्लोज कर दिया। जब ये सारा ख़त्म हो जाएगा काम, तो वहाँ पे टेबल क्या हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करते हैं अपने इस कोड को, ये है सिलेक्ट का कोड, ये देखिए रोल नंबर नेम क्लास, और देखें टेबल वैसा बना है, आखिरी जो रिकॉर्ड हमने राफिया के नाम से इंसर्ट किया था अभी, ये सारा देखिए। अगर हम टेबल में नहीं बनाएंगे तो रिकॉर्ड तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन वो सारा मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ टेबल को आप ऊपर पिक करके जैसे मर्जी स्टाइलिंग कर लें CSS में, टेबल का टैग ऊपर पिक करें और जैसे मर्जी CSS में स्टाइलिंग कर लें, ठीक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से डाटा उठा के स्क्रीन के ऊपर क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। अब एक काम आपने इसमें करना है, वो क्या करना है आपने, कि ये जो मैंने अभी आपको फॉर्म दिखाया था ना, फॉर्म, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। ये आपने ना एक अपडेट का बटन लगाना है, अपडेट का बटन, और आपने यूज़र से ना उसका यहाँ पे मांग लेना है नेम, ठीक है, नेम मांग लें यूज़र से। चले, यूज़र अपना नेम एंटर करे टेक्स्ट बॉक्स में और आगे लिखा हो अपडेट। जैसे ही हम अपडेट बटन पर क्लिक करें तो क्या होगा, मेरा यहाँ से रिकॉर्ड ना, जैसे समरीन, तो मेरा यहाँ से रिकॉर्ड उठ के ना यहाँ पे वापस आ जाए, ठीक है, यहाँ वापस आ जाए। यानी डेटाबेस से डाटा जो है, अगर मैंने अपडेशन करनी है कोई, तो वो फॉर्म के ऊपर वापस आ जाए, ठीक है, फॉर्म के ऊपर वापस आ जाए। तो फिर मैं यहाँ से कुछ भी अपना चेंज करके दोबारा से यहाँ पे सबमिट का बटन नहीं होगा, अब अपडेट का बटन होगा। तो अपडेट बटन के ऊपर क्यूरी आपने क्या लगाई होगी, अपडेट की, कि मेरा वो पुराने रिकॉर्ड के ऊपर नया रिकॉर्ड चला जाए, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे कोई की हो, प्राइमरी की जो चेंज ना हो, उस प्राइमरी की के थ्रू आप रिकॉर्ड्स क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये इस इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा आपका, कि जब आप यहाँ से इसको मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ, अगर ये बना हुआ होगा तो, अपडेट ये है, अपडेट, ये जैसे नेम एंटर किया, ठीक है, तो वो क्या, नेम यहाँ पे वापस आ गया, यहाँ पे जेंडर वापस आ गया, यहाँ पे 2 चेक थे डेटाबेस में, MS ऑफिस और MS एक्सेल। अभी आरफा का हम गेट करते हैं, ARFA, आरफा, ये आरफा फीमेल, और उसके 3 चेक थे और वो ईरान से थी, ठीक है। तो आरफा का रिकॉर्ड वापस आ गया। अब यहाँ पे अकरम, अकरम देखिए तुर्की है, अकरम तुर्की से बिलोंग करता है, तो अकरम का रिकॉर्ड लेके आते हैं, तो ये खुद ही यहाँ पे तुर्की आ जाए, अकरम मेल है और ये तुर्की। अब अकरम चेंज करे अपना और अपडेट कर दे, ठीक है।
इसको एक दफ़ा ओवरव्यू करा देती हूँ। ये अब इसमें क्या है, ये आपका पूरा फॉर्म है, ये फॉर्म भी इधर ही बनाया हुआ है। ये HTML का नीचे ये पूरा फॉर्म है जिसके ऊपर अपडेशन हो रही, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ना ज़रा समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे पहले देखें, सबसे पहले क्या हो रहा है, 4 वेरिएबल्स, वही 5 वेरिएबल्स लिए हैं। एक इसमें जो जिस नाम से हम सर्च करना चाह रहे हैं, ये नेम, ये वाला, ये अपडेट के लिए बटन है ना, उसका नाम। फिर उसका जो नाम डेटाबेस से आएगा, जेंडर, स्किल और कंट्री, ये 4 वेरिएबल्स लिए। डेटाबेस से जो डाटा आएगा वो इन 4 वेरिएबल्स में रखेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, जैसे ही कोई अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करे, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे डाटा लिख के इस बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो कोड चलता है, ठीक है, अदरवाइज तो नहीं चलता ना। तो इस बटन का नाम है अपडेट। जैसे ही कोई अपडेट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो क्या हो, उसका जो नाम उसने एंटर किया है ना अप नेम में, अप नेम किसका नाम है, इसका, जो नाम इस बॉक्स के अंदर एंटर किया है ना वो नाम उठा लो, उठा के वेरिएबल के अंदर डाल दो, ठीक है। वो नाम हमने उठा लिया $_ से और वो हमने रख लिया। फिर हमने कहा सेलेक्ट नेम, जेंडर, स्किल, कंट्री फ्रॉम फॉर्म का टेबल वेयर नेम इक्वल टू दिस अप नेम, जिसका नाम जो है वो ये है, उसकी ये सारी चीज़ें पिक कर लो, डेटाबेस से पिक कर ली, ठीक है, वो यहाँ पे आ गई। अब हमने स्क्रीन के ऊपर इको नहीं करनी, ठीक है। हमने क्या करना है, अब देखें ये बिल्कुल प्रीवियस अभी जो हमने कोड पढ़ा था, हमने क्यूरी एग्जीक्यूट की, क्यूरी का जो रिजल्ट था वो इसमें डाल लिया। फिर हमने चेक किया कि अगर नंबर ऑफ रो 0 से ग्रेटर है, दैट्स मीन इस नाम के अगेंस्ट रिकॉर्ड मौजूद है अगर, ठीक है, तो क्या हो, एक रो को फेच कर लो और उसमें जो नेम है, नेम, वो नेम वाले बॉक्स में रखवा दो, नेम वाले वेरिएबल में, सॉरी, यानी यहाँ से जो नाम उठाया, पहले हम क्या कर रहे थे, इसको यहाँ पे डायरेक्ट इको कर रहे थे, प्रीवियस में इको नहीं कर रहे, बल्कि हम अब रिकॉर्ड उठा के डेटाबेस में वेरिएबल में डाल रहे हैं। पहले हमने वेरिएबल से डेटाबेस में डाला था, अब हम डेटाबेस से उठा के वेरिएबल में डाल रहे हैं। जो जेंडर है वो भी डेटाबेस से जो आई है, जेंडर, वो जेंडर वाले वेरिएबल में डाल दो। पहले हमने क्या किया था, इम्प्लोड डालने के लिए, अब निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोड। देखें कॉमा, और ये जो स्किल है ना यूजर की, यहाँ पे स्किल जो यूजर ने एंटर, ये है, ठीक है, क्योंकि हमने देखना है कि MS ऑफिस है कि एक्सेल है। अगर MS ऑफिस है और एक्सेल है तो वही वाले चेक बॉक्स चेक करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये स्किल पहले जोड़ के अंदर डाली थी ना, ये स्किल अब निकालनी है और इनको तोड़ना है, ठीक है, और तोड़ना किसके साथ है, कॉमे के साथ, एक्सप्लोड। अब क्या होगा, जो पहली स्किल होगी ना यहाँ पे जो एंटर हुई होगी सबसे पहली वाली, ये MS ऑफिस, ये अरे बन जाएगी, उसका एक इंडेक्स बन जाएगा, कॉमा लग, फिर दूसरा इंडेक्स, फिर तीसरा इंडेक्स, कॉमे से अब चीज़ों को क्या कर देना है, तोड़ देना है। कॉमा निकाल के ना MS ऑफिस एक इंडेक्स पे चला जाएगा, MS एक्सेल एक के, MS पावर एक इंडेक्स पे, 3 इंडेक्सेस बन जाएंगे स्किल एरे के, ठीक हो गया। उसके बाद कंट्री में जो डाटा है, यूजर ने यहाँ कंट्री में जो भी लिखी हुई है कंट्री, वो भी यहाँ पे। तो डेटाबेस से 4 चीजें वही उठा के 4 वेरिएबल्स में डाल ली, ठीक है। डालने के बाद अब क्या करना है हमने, 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं तो पहले हमने डेटाबेस में डाटा डाला था, तो अब हम डेटाबेस से निकाल के वापस फॉर्म पे डाल रहे हैं, ठीक है। पहले फॉर्म से डेटाबेस में, अब डेटाबेस से वापस, तो डेटाबेस से डाटा उठा के हमने 4 वेरिएबल्स के अंदर डाल लिया, ठीक है। पहले स्किल से तोड़ के जो स्किल से तोड़ के वेरिएबल में डाला था, अब डेटाबेस डाटा से उठा के उसे वापस जो है वो इंडेक्सेस पे रख रहे हैं। पहले जोड़े थे, अब उसे तोड़ के वापस इंडेक्सेस पे डाल रहे हैं, उल्टा काम करें सर। अब हमारे पास डाटा इन 3 वेरिएबल्स में आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब ये जो फॉर्म है, हम चाहते हैं कि जो नेम आया ना डेटाबेस से वो इसके अंदर चला जाए, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ कैसे जाती है, आपको पता है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ जाती है इसकी वैल्यू से। चेक बॉक्स में कौन सा कैसे चेक होता है, चेक्ड प्रॉपर्टी से, इसमें भी चेक्ड और इसमें सिलेक्टेड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज, ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी था,
ये देख, अब ये जो नेम वाला बॉक्स है, अब ये नेम वाला बॉक्स है और डाटा पड़ा हुआ है इस वेरिएबल के अंदर। वो डाटा जो इस वेरिएबल में पड़ा है वो इस नेम वाले बॉक्स में कैसे आएगा? ठीक है, एक तो ये तो HTML स्टार्ट हो गई है, PHP स्क्रिप्ट भी लगाना पड़ेगा। देखिए हमने अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिकी है, गौर से देखिएगा। वैल्यू इक्वल टू वैल्यू के अंदर हम जो भी लिखते हैं आपको पता है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके डिस्प्ले हो जाता है। हमने लिखा वैल्यू इक्वल टू PHP का स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, PHP का स्क्रिप्ट एंड किया, क्योंकि यहाँ PHP का कोड लिखा इको $नेम। तो क्या होगा, इस नाम के अंदर जो भी चीज होगी वो इको हो जाएगी, कहाँ जाके? टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू में जाके। इसलिए जो डेटाबेस में नाम था वो मुझे यहाँ शो हो रहा है। क्लियर हुई ये बात कि कैसे वेरिएबल का डाटा उठा के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कैसे रखा जाता है? क्लियर हुई है या नहीं? एक मिनट देखिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रिपीट, डाटा था हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल के अंदर डाटा जब फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करना है तो कैसे डिस्प्ले करेंगे हम? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाटा डिस्प्ले होता है उसकी वैल्यू से। वैल्यू हमने लिखा वैल्यू इक्वल टू, यहाँ वो डाटा होना चाहिए जो हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो हमने यहाँ पे PHP स्क्रिप्ट लगाया क्योंकि हमने वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना है, तो वेरिएबल को डिस्प्ले करवाने के लिए हम इको लिखेंगे और इको स्टेटमेंट जो है वो PHP की है, वो PHP स्क्रिप्ट के बाहर यूज नहीं हो सकती, इसलिए हमने पहले PHP स्क्रिप्ट लगाया और हमने यहाँ पे लिखा इको $नेम। तो जो नेम इस वेरिएबल के अंदर था वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू में जाके डिस्प्ले हो गया। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या हमारे पास? अब हमें नहीं पता कि डेटाबेस में से फीमेल आया है या मेल आया है, यानी ये तो हमें ऑलरेडी नहीं पता कि इस वेरिएबल के अंदर फीमेल आया है डेटाबेस से या मेल आया है। तो हम चेक कर लेंगे, इफ स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है जो हमें बता देगी कि इसमें फीमेल है या मेल है। तो हमने देखिए यहाँ पे रेडियो बटन जो कि फीमेल वाला रेडियो बटन है उसके अंदर क्या किया है, PHP स्क्रिप्ट और इफ स्टेटमेंट, इफ जेंडर इक्वल टू फीमेल, कि अगर तो इस टेक्स्ट बॉक्स के इस वेरिएबल के अंदर डेटाबेस से फीमेल आया है तो क्या करो, जो इसकी चेक प्रॉपर्टी है ना उसको चेक कर दो। ठीक है, यानी जो इस रेडियो बटन की चेक प्रॉपर्टी है उसे क्या कर दो, चेक। तो क्या होता है, फीमेल वाला बॉक्स चेक्ड हो जाएगा। और अगर इसमें फीमेल है ही नहीं तो फिर ये कोड चलेगा ही नहीं, आपको पता है इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ कोड। ठीक, फिर हम मेल वाले बॉक्स के अंदर भी इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं कि अगर इसके अंदर मेल है जेंडर के अंदर तो क्या करो, इसकी जो चेक प्रॉपर्टी है, मेल वाले की जो चेक प्रॉपर्टी है उसको चेक कर दो। और अगर नहीं है, इफ स्टेटमेंट नहीं चलती तो ये कोड आपको पता है एग्जीक्यूट नहीं होता। उसे ब्रैकेट में लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है, इफ के बाद एक स्टेटमेंट विदाउट ब्रैकेट भी एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक, अब इसमें से उसके अंदर चेक्ड होगा तो फीमेल वाला चेक्ड हो जाएगा, अगर उसके अंदर मेल है तो मेल वाला बॉक्स चेक्ड हो जाएगा। ठीक, अब स्किल की बारी। स्किल स्किल आपकी पड़ी हुई है एरे में। स्किल आपकी कहाँ पड़ी हुई है, एरे के अंदर। ठीक है, ये आपकी वेरिएबल नहीं है, एरे है और इसमें डेटाबेस से एक वैल्यू भी आ सकती है, दो भी, तीन भी। अगर यानी देखिए इस केस में इसके पास, इन सब के पास दो दो हैं स्किल्स और इसके पास तीन है, इसके पास तीन इंडेक्सेस होंगे स्किल में। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे एक बार फिर गौर से देखिएगा, जैसे हमने जेंडर के साथ किया है वैसा ही कुछ यहाँ पे काम करने वाले हैं। यहाँ पे हमने PHP स्क्रिप्ट लगाया पहले, इफ इन एरे, अब ये एक फंक्शन यूज किया है इन एरे। इन एरे में MS ऑफिस, इन एरे में हम दो चीजें देते हैं। अगर हमने चेक करना हो कि फ्ला डाटा एरे में है या नहीं, ठीक है, तो इन एरे हमें डाटा, पहला डाटा दिया और दूसरा हमने उस एरे का नाम। ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा अगर MS ऑफिस इसके अंदर है, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा कि अगर ये डाटा इस एरे के अंदर नहीं है। ठीक है, इफ इन एरे MS ऑफिस स्किल, अगर MS ऑफिस स्किल वाली एरे के अंदर डेटाबेस से आया है तो क्या करो, इस चेक बॉक्स को चेक कर दो, इस चेक बॉक्स को चेक कर दो। ठीक, और दूसरा, फिर दूसरा है MS एक्सेल का, तो वहां पे भी हमने जाके ऐसे ही कह दिया
कि इफ इन अरे एमएस एक्सेल, अगर डेटाबेस से जो डाटा आया है उसमें एमएस एक्सेल है तो इस चेक बॉक्स को भी चेक कर दो। थर्ड वाले चेक बॉक्स में क्या है, पावर पॉइंट, उसमें हमने लिखा है एमएस पावर। ये देखिएगा कि ये नेम, ये बॉक्सेस बिल्कुल वैसे होने चाहिए जैसे आपके यहाँ है। नाम जरा सा भी फर्क होगा ना, एक एफ भी मिस किया तो वो मैच नहीं करेगा ना, फिर वो नाम वैसे ही होने चाहिए जैसे आपके डेटाबेस से आए हैं, तभी मैचिंग होगी। ठीक है, अगर एमएस पावर जो है वो स्किल एरे में है तो एमएस पावर वाले चेक बॉक्स को क्या कर दो, चेक। ठीक है, तो इसमें जो जो होगा वो चेक्ड हो जाएंगे, जो जो नहीं होगा वो चेक नहीं होंगे। ठीक, जैसे देखें अभी हमने जो नाम सर्च किया था वो अकरम था, अकरम के पास ऑफिस और एक्सेल था। अकरम देखें तो इसके पास ऑफिस और एक्सेल था, तो इसके ऑफिस और एक्सेल वाले जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड हो गए। और एमएस पावर के लिए इसका ये फॉल्स हो गया कि उसका एमएस पावर जो है वो स्किल वाली अरे में नहीं था, तो ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, सेम वही कोड फिर हमने कंट्री पे लगाया। हमें नहीं पता कि इस जो डेटाबेस से कंट्री आ रही है वो क्या आ रही है। ठीक है, तो हमें हर कंट्री को चेक करना पड़ेगा। हमने चेक किया, इफ जो डेटाबेस से कंट्री आ रही है अगर वो पाकिस्तान है तो इसको सिलेक्टेड कर दो, क्योंकि आपको पता है कि सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्टेड स्टेटमेंट यूज होती है। और अगर डेटाबेस से ईरान आ रहा है तो ईरान वाला सिलेक्टेड कर दो, अगर डेटाबेस से तुर्की आ रहा है तो तुर्की, अगर चाइना आ रहा है तो चाइना वाला। तो इसमें से एक ही वैल्यू आएगी तो वो एक ही इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इस तरह से हम डाटा पहले क्या रहे, इस फॉर्म के अंदर से डेटाबेस में डाल रहे थे। अब इस डेटाबेस से उठा के वापस फॉर्म के ऊपर ला रहे हैं कि अगर यूजर ने रिकॉर्ड गलत अपना स्टोर कर दिया है तो हम वो अपना फॉर्म क्या कर सके, एडिट कर सके। तो ये फॉर्म एडिट करने के लिए फिर हम यहाँ पे अपडेट बटन, मैंने यहाँ पे वर्किंग नहीं किया, अपडेट बटन पे क्या करना है, बटन पे क्लिक करेंगे तो पीछे अपडेट की क्यूरी लगेगी। अपडेट की क्यूरी आपको पता है, अगर हम इंसर्ट लगाएंगे तो क्या होगा, ये दोबारा से इंसर्ट हो जाएगा रिकॉर्ड, तो उसके डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो जाएंगे, पहले वाला भी रहेगा और नया भी। इसलिए हम अपडेट की क्यूरी लगाएंगे ताकि उसके पहले वाले रिकॉर्ड के ऊपर ही उसका नया रिकॉर्ड क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। ठीक है, इस तरह से डेटाबेस में मोस्टली यही चीज़ें हम डील करते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट, डेटाबेस, पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, डेटाबेस इंसर्ट करना वेब के थ्रू, फिर डाटा इंसर्ट करना फॉर्म के थ्रू, फिर डाटा डिस्प्ले करके स्क्रीन के ऊपर लेके आना, फिर डाटा एडिट पर्पस के लिए फॉर्म के ऊपर वापस लेके आना। ठीक है, ये चीज़ें हमने की हैं डेटाबेस में। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इमेज पे काम करेंगे कि अभी तो टेक्स्ट जो था वो डेटाबेस में कैसे डील होता है, फिर इमेजेस डेटाबेस में कैसे डील होती हैं, यानी इमेजेस यहाँ कैसे स्टोर होती हैं, हमने कोई इमेज अपलोड करनी हो तो हम किस तरह से स्टोर करते हैं। तो इमेज के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम काम करेंगे एक, और दूसरा हम इंशाल्लाह काम करेंगे, मैं आज का लेक्चर यहाँ स्टॉप करती हूँ।